हमारा आज का लेक्चर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की तरफ जाएं, हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। उसमें पहली चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि हमारे पास अगर n पार्टिकल सिस्टम हो तो उसके n पोजीशन वेक्टर्स होंगे। यहाँ जो इंडेक्स j हमने यूज़ किया था xj के लिए, दिस j इज़ फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। और फिर हमने ये भी कहा था कि ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स इन n पोजीशन वेक्टर्स में इन्वॉल्व्ड हैं वो सब के सब मोशन को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि जो कोऑर्डिनेट्स मोशन को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और वो इन n कोऑर्डिनेट्स में से स्मॉल n है। तो वो उन कोऑर्डिनेट्स की तादाद स्मॉल n के इक्वल है और वो हम q से डिनोट करते हैं, फ्रॉम q1 टू qn। यहाँ हम i इंडेक्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को देंगे। दिस i इज़ फ्रॉम 1 टू स्मॉल n। तो ये आपको याद है, ये हमारा एक बेसिक रूल है अब, जिसमें स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ़ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। 3n टोटल नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स है। 3n इस वजह से थे क्योंकि n हमारे पास टोटल पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो एक पोजीशन वेक्टर में 3D में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं जो उसको बनाते हैं। तो इस वजह से अगर हमारे पास टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ़ पोजीशन वेक्टर्स होंगे तो 3n जो है ना हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्या ये 3n के 3n ही हम यूज़ करेंगे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स मोशन को डिस्क्राइब करते हैं वो इन 3n में से नंबर ऑफ़ कॉन्स्ट्रेंट्स को माइनस करके आते हैं और उसको हम स्मॉल n से डोनेट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि j जो इंडेक्स है वो हम हमेशा ऑनवर्ड्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जितने भी अवेलेबल कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पोजीशन वेक्टर्स में। और ये जो i है ये इंडेक्स हम यूज़ करेंगे सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए, और ये i इंडेक्स जो है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू j। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक कोऑर्डिनेट्स x हैं और एक q हैं। तो हम x कोऑर्डिनेट्स को अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और q कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स कहें, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि x1 इज़ अ फंक्शन ऑफ q1 टू qn कोऑर्डिनेट्स, x2 इज़ अ फंक्शन ऑफ q1 टू qn कोऑर्डिनेट्स, एंड सिमिलरली xn इज़ अ फंक्शन ऑफ q1 टू qn कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो डिपेंडेंस हमने इस तरह से लिखी है इसको हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम्पल जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, दिस इज़ द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि हम r थीटा से x y में इन दो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन के ज़रिए जाते हैं। तो x इज़ इक्वल टू r कोस थीटा को हम x इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा को हम y इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको जनरलाइज़ किया और ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, और इनकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल हो सकती हैं। q1 आर द फंक्शंस ऑफ x1 टू xn, q2 आर द फंक्शंस ऑफ फ्रॉम x1 टू xn कोऑर्डिनेट्स, एंड qn आर द फंक्शंस ऑफ x1 टू xn कोऑर्डिनेट्स। if this inverse transformation is defined, then we can say that we have a coordinate transformation between x and q coordinates। तो इन इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक एग्जांपल है, ये भी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ली गई है। आपको पता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r और थीटा को इन एक्सप्रेशन से लिखा जा सकता है। दोनों एक्सप्रेशंस x और y वेरिएबल्स में हैं, तो हम लिख सकते हैं कि r इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये एग्जांपल आ गई हमारे पास। तो जब भी हमने कोई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन करनी होती है बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, तो हम उन ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करते हैं और उनकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिफ़ाइन करते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और हमारे यूजुअल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव की है, जो कि हेल्पफुल होगी हमें लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए। तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम प्रिसाइसली लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में, xj आर द फंक्शंस ऑफ qi एंड qi आर द फंक्शंस ऑफ xj। लाग्रांज इक्वेशंस की डेरिवेशन में जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो एक स्टैटिक मेथड है।
इस स्टैटिक मेथड को समझने के लिए हमें एक टर्म पहले समझनी है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एन इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट फॉर विच द फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड द अप्लाइड फोर्स रिमेन अनचेंज्ड। तो हमारे पास एक सिस्टम है जो स्टैटिक है, हम उस पर अगर फोर्सेस लग भी रही हों, हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट फोर्सेस वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम है अगर वो चेंज नहीं हो रही तो हम उसे स्टैटिक कहेंगे। और इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो होगा, और इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो भी ज़ीरो होगा। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हम एक वॉल पर अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हों तो वो वॉल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देगी आपको, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर हम दीवार पर फोर्स लगाते हैं और वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करती तो ऐसी एग्ज़ाम्पल का हमें हमारे डायनामिकल सिस्टम में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि हमें ये मेथड जो हम बनाने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका ये सिर्फ यूज़फुल है इन द मैथमेटिकल डेरिवेशन ओनली। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आ गया। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपके पास अगर एक फंक्शन हो 2 वेरिएबल्स का x एंड y का, तो आप उसमें वेरिएशन कैसे लिखते हैं? तो आप उसमें वेरिएशन इस तरह से लिखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डेल्टा x एंड पार्शियल f ओवर पार्शियल y इंटू डेल्टा y। ये इससे आप फेमिलियर हैं। तो इसी तरह अगर हम इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी हमारे पास फंक्शन ऑफ x और y नहीं है बल्कि हमारे पास फंक्शन ऑफ q1 टू qn है, तो फिर अगर हम वेरिएशन इन x लिखना चाहते हैं तो फिर इसी को फॉलो करते हुए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख दें जो लास्ट सीरीज़ हमने लिखी हुई थी, तो फिर कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हमारे पास होगा। ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये उसके लिए लिखा गया एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम यहाँ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज़ करें, समेशन कन्वेंशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ में समेशन है तो हम उस समेशन को हटा सकते हैं, उस समेशन के विदाउट समेशन हम उसको लिख सकते हैं और ये अंडरस्टूड होगा कि वो समेशन वहाँ पर प्रेजेंट है। वो कैसे अंडरस्टूड होगा? वो इंडेक्स से पता चलेगा हमें कि वो समेशन वहाँ पर मौजूद है। और इंडेक्स क्या होगा? जो इंडेक्स एक्सप्रेशन के एक साइड पर अपीयर होगा समेशन उस पर होगा। तो यहाँ पर समेशन जो है वो i के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर स्टैटिक कंडीशंस दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था उसके अंडर जो वर्क होगा उसको हम वर्चुअल वर्क कहते हैं। तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहते हैं। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो उस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क डन होगा उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए एक फ़ोर्स अप्लाई होगी, उस फोर्स के अंडर जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ये प्रिंसिपल ऐसे स्टेट करता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी इन रेस्ट इज़ द वैनिशिंग ऑफ द वर्चुअल वर्क अंडर द अप्लाइड फोर्स। तो ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। आपको पता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ ये एफ जे आर द फोर्सेस एंड डेल्टा एक्स जे इज़ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर द वर्क डन अंडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो वैसे भी आपको एग्जांपल जो दी थी कि वॉल पे अगर आप एक फ़ोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के लगाने से फ़ोर्स तो मौजूद है लेकिन उस फोर्स के अप्लाई करने से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो है या वर्चुअल वर्क हमने किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को ज़्यादा जनरलाइज़ किया डी.एल. लम्बर्ट ने। इसको हम कहते हैं डी.एल. लम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो है स्टेट करता है कि जो अप्लाइड फोर्सेस हैं और जो उनका काइनेटिक रिएक्शन है दीज आर इक्वल। तो जैसे अभी एग्जांपल फिर वही आ जाती है कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं वॉल पर तो उसके इक्वल एक फ़ोर्स है जो वॉल आपके ऊपर लगा रही होती है, वो उसका काइनेटिक रिएक्शन कहलाती है। तो अप्लाइड एंड फोर्स एंड काइनेटिक रिएक्शन इफ बोथ आर इक्वल then the system will be in equilibrium। तो हम कहते हैं dynamical system will be in equilibrium if it is applied by a force and an equal but opposite kinetic reaction, that is this one। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसमें हमारा आज का लेक्चर लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है।
आज के इस लेक्चर में हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की तरफ जाएं, हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। उसमें पहली चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि हमारे पास अगर n पार्टिकल सिस्टम हो तो उसके n पोजीशन वेक्टर्स होंगे। यहाँ जो इंडेक्स j हमने यूज़ किया था xj के लिए, दिस j इज़ फ्रॉम 1 to कैपिटल N। तो हम डेरिवेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी उनमें हमने कुछ डिस्कशन की है वर्चुअल वर्क के बारे में। वर्चुअल वर्क के बारे में ही डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और जनरलाइज फोर्स का रिलेशन देखते हैं कैसे डिराइव होगा। तो अभी हमने देखा कि स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसमें एक्स.जे की वैल्यू या जो हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाया था वो मैं यूज़ करूं डेल्टा एक्स.जे का यहाँ इक्वेशन 1 में, तो हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरह की शक्ल ले जाएगी। और इस इक्वेशन में अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट अलग कर लूँ जो कि जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो ब्रैकेट में जो भी कुछ है इस सब को हम जनरलाइज फोर्स कह सकते हैं। तो ये जो जनरलाइज फोर्स होगी ना, इस पे इंडेक्स आएगा आई, क्योंकि आई वेरी कर रहा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए। जे और जे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्टेड इंडेक्स आपको पता है टेंसर्स में आपने देखा हुआ है कि वो नहीं हम लिखते, तो ये आई पर डिपेंड कर रहा है। तो ये ब्रैकेट में जितना कुछ है इसको हम फोर्स मान लें अगर, तो इस फोर्स का प्रोडक्ट जब हम इस डिस्प्लेसमेंट से करेंगे तो हमारे पास एक तरह से वर्क डन आ जाएगा। तो फिर ये जो ब्रैकेट्स की टर्म है इसको मैं क्यू आई ले रहा हूँ। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसमें जो टर्म्स ब्रैकेट में थी उसको हमने कैपिटल क्यू आई से रिप्लेस कर दिया है। कैपिटल क्यू आई इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन विच वी ऑलरेडी डिफाइंड। तो ये जो क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बना, लेकिन यहाँ ये जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्चुअल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो जनरलाइज फोर्स है ये हमने खुद से ही डिफ़ाइन की है और ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्टेट और प्रूव करना है दो रिलेशंस को। ये रिलेशन मैं यहाँ स्टेट कर रहा हूँ। प्रूव करने के लिए आप लोग बुक्स को देखें और इंटरनेट को भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे से दो प्रूफ्स हैं जो आपने करने हैं। तो ये रिलेशन कैसे हैं आप देखें कि ये एक डेरिवेटिव है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में आपके पास डॉट है, लेकिन ये राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ डॉट नहीं है। तो ये दो टर्म्स जो है ना ये इक्वल होती हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कैंसलेशन ऑफ डॉट्स, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे डॉट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। इसी तरह से एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर्स। इस लॉ में आप देख रहे हैं हमारे पास एक टाइम डेरिवेटिव का ऑपरेटर है और एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का डेरिवेटिव ऑपरेटर है। तो इनको अगर हम आपस में रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो भी ये इक्वल रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ टाइम का पहले है और ये बाद में है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, और राइट साइड पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का पहले है और टाइम का ऑपरेटर बाद में आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये दो जो बेसिक लॉज हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, ये भी यूज़ होते रहेंगे, तो आपने इनको खुद से डिराइव करना है। तो अब हम डिराइव करेंगे लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डी.एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो फ्रॉम डी.एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी हैव, ये हमने अभी कुछ देर पहले स्टेट भी किया था। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0, द वर्क डन अंडर द टू फोर्सेस, दैट इज़ द अप्लाइड फोर्स एंड द काइनेटिक रिएक्शन। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो ये डेल्टा एक्स.जे जो ये रेड टर्म है, इसकी जगह हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जो हमने पहले से ही डिराइव किया हुआ है। तो हमारी ये जो अबव इक्वेशन है ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, ये इस तरह से इक्वल टू 0। तो हम टर्म बाय टर्म इसको लिख लेते हैं इस तरह से। और इसमें आप देखें जो टर्म मैंने रेड की है ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज़ इक्वल टू द जनरलाइज फोर्स कैपिटल क्यू आई। तो ये जो एक्सप्रेशन बना ये डी.एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे बन गया। इसको हम इक्वेशन 1 कह के भी छोड़ देते हैं। तो आप कंसिडर करें ये डेरिवेटिव जो मैंने लिखा, ये बेसिकली मैंने ये जो टर्म जिसका टाइम डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ ये मैंने अलग से उठाई है। मैं बनाना चाहता हूँ ये ग्रीन टर्म जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, मैं ये ग्रीन टर्म बनाना चाह रहा हूँ।
तो इस ग्रीन टर्म में आप देख रहे हैं एक्स जे पे 2 डॉट्स हैं, जबकि यहाँ एक्स जे पर 1 डॉट है। वो एक इसलिए है क्योंकि ये एक टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो इस पर 2 डॉट आ जाएंगे। तो मैं अभी इस डेरिवेटिव को अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ एक प्रोडक्ट रूल में लगाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए पहले डेरिवेटिव होगा ये एम जे एक्स जे डॉट का ये, और सेकंड जो ये टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी हमारे पास। फिर प्लस एम जे एक्स जे डॉट में एज इट इज़ लिख लेता हूँ यहाँ ये, और फिर टाइम डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, नेक्स्ट टर्म्स पे, इन पर। ये टाइम डेरिवेटिव है जो नेक्स्ट टर्म पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ से ये जो टर्म मैंने ग्रीन की है इसको सेपरेट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ इक्वेशन 1 में ही चाहिए। तो इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं और ये टर्म उधर दूसरी तरफ चली जाएगी विद द नेगेटिव साइन। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम ये ग्रीन टर्म की जगह इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन सारा, दिस वन। तो यहाँ 2 टर्म्स अपीयर होंगी यहाँ ग्रीन की जगह, तो टोटल इक्वेशन 1 में 3 टर्म्स बनेंगी। सो यूजिंग इन इक्वेशन 1 ग्रीन टर्म की जगह हमने यूज़ की वही 2 टर्म्स जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये माइनस क्यू आई डेल्टा क्यू आई को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डॉट्स एंड लॉ ऑफ इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर्स, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने डिफ़ाइन किए थे, तो आप देखें कि ये जो रेड टर्म है इसमें डॉट्स नहीं है, लेकिन मैं ऊपर और नीचे डॉट्स लगा सकता हूँ बाय लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डॉट्स। और इसी तरह से ये जो ग्रीन टर्म है इसमें आप देखें कि डी ओवर डी टी और पार्शल ओवर पार्शल क्यू आई को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ क्यू आई पहले आ गया और डी टी बाद में चला गया। तो ऐसा करने के बाद प्रीवियस इक्वेशन 3 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब हम कंसिडर करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं हाफ है एम जे और द जेथ पार्टिकल, और वेलोसिटी जो है वो आपको पता है एक्स डॉट को हम वेलोसिटी कह रहे हैं यहाँ पर। तो एक्स जे डॉट स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। तो ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। हम बेसिकली इक्वेशन 3 की कुछ टर्म्स बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी का जब क्यू आई डॉट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो आप देखेंगे कि दिस विल बी ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर साथ ही एक्स जे का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का क्यू आई डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ यहाँ। तो क्यू आई डॉट के बाद क्यू आई डेरिवेटिव, तो ये भी उसी तरह से होगा कि आपके पास यहाँ ये डेरिवेटिव होगा, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव होगा तो फिर ये टर्म बनेगी। तो ये इक्वेशन 1 और 2 जो है ये इक्वेशन 3 में हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 में आप देख लें मैंने इक्वेशन 3 को दोबारा से लिखा है, ये इक्वेशन 3 है आपकी। तो इस इक्वेशन 3 में आप ये देखिए कि ये जो टर्म है जो ग्रीन की हुई है मैंने, ये इस इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड के इक्वल है, और जो टर्म मैंने यहाँ पर ये ब्लू की हुई है ये टर्म जो है वो इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के इक्वल है। वो इस तरह से कि डी एक्स जे ओवर डी टी को एक्स जे डॉट लिख लें आप, यहाँ एक्स जे डॉट लिखा हुआ है तो ये पूरा एक्स जे डॉट बना दें, तो फिर ये टर्म सारी की सारी इसके इक्वल आ जाती है। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 3 में जब पुट करूँगा तो फिर ये टर्म जो ग्रीन है इसकी जगह पार्शल टी बाय पार्शल क्यू आई डॉट आ जाएगा, ये दिस वन, और ये जो टर्म है ये सारी ब्लू इसकी जगह पर पार्शल टी ओवर पार्शल क्यू आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसमें जो टर्म्स ब्रैकेट में थी उसको हमने कैपिटल क्यू आई से रिप्लेस कर दिया है। कैपिटल क्यू आई इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन विच वी ऑलरेडी डिफाइंड। तो ये जो क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बना, लेकिन यहाँ ये जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्चुअल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो जनरलाइज फोर्स है ये हमने खुद से ही डिफ़ाइन की है और ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्टेट और प्रूव करना है 2 रिलेशंस को। ये रिलेशन मैं यहाँ स्टेट कर रहा हूँ, प्रूव करने के लिए आप लोग बुक्स को देखें। और तो मेरे पास क्यू आई का ये एक्सप्रेशन बन गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरलाइज फोर्स है विच इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू आई इज़ वेरी स्मॉल, तो मैं इसको अप्रोचिंग टू ज़ीरो अगर ले लूँ तो फिर ये जो चेंजेस हैं पार्शियल चेंजेस ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो इसको हम इक्वेशन 4 में यूज़ करते हैं क्यू आई की जगह। आपको पता है इक्वेशन 4 में राइट साइड पे क्यू आई था, तो उस क्यू आई की जगह मैंने ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी लिख लिया। तो ये नेगेटिव टर्म जब हम लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो आप देखें कि ये क्यू आई वाली डेरिवेटिव टर्म है, ये भी क्यू आई के साथ डेरिवेटिव टर्म है, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं हम, इनके डेरिवेटिव कॉमन ले लें लेफ़्ट साइड पे, तो अंदर आपके पास t माइनस वी रह जाएगा अगर नेगेटिव यहाँ हो। नेक्स्ट में आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होती है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा वेलोसिटी का फंक्शन होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी चूँकि पोजीशन का फंक्शन है, तो फिर यहाँ ये जो t है इसके साथ ये मैंने माइनस वी जो लगाया ये मैंने खुद से लगा दिया। आप देखें कि अगर मैं इसका वेलोसिटी, ये क्यू आई का डॉट आ गया, इसका मतलब ये जनरलाइज वेलोसिटी है। तो अगर मैं वेलोसिटी के लिहाज से v का डेरिवेटिव लूँगा तो वो वैसे भी ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये टर्म मैंने खुद से ऐड की क्योंकि ये एक ज़ीरो टर्म है। तो मैं ज़ीरो टर्म क्यों ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, सिमेट्री को बनाने के लिए। आप देखें यहाँ t माइनस वी था, यहाँ सिर्फ t था, तो v मैंने खुद से यहाँ इंट्रोड्यूस किया ताकि यहाँ भी t माइनस वी बन जाए और ये इक्वेशन जो है फिर हमारे पास एक ऑपरेटर में आ जाएगी, एक फंक्शन में आ जाएगी और वो फंक्शन t माइनस वी है। तो इस t माइनस वी फंक्शन को हम लग्रांज फंक्शन कहते हैं और L से डिनोट करते हैं, वेयर L इज़ कॉल्ड द लग्रांज फंक्शन और लग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। तो ये t माइनस वी को L से रिप्लेस किया तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। एक बात ये है कि ये इक्वेशन एक वेरिएबल में नहीं है, इट मे बी इन मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतनी इक्वेशंस हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास आई इंडेक्स यहाँ अपीयर हो रहा है। तो आई इंडेक्स जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की जो जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी तादाद के बराबर होगा। तो जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों कहते हैं। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के स्टार्ट में ये बताया गया था कि हमारा जो पर्पस है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए वो बेस करता है कि हम पहले एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं जो कि इक्वेशन होती है स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स में। तो वो स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने के लिए किसी भी सिस्टम के लिए जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे उस तक पहुंचने के लिए आपको बताया गया कि कई मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड हमने फोर्स के थ्रू थोड़ा सा स्टडी किया था और ये दूसरा मेथड जो आपको बताया था कि एक मेथड एनर्जी के थ्रू भी जाएगा, तो ये दूसरा मेथड है। अभी ये इक्वेशन आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है या ये कोई बहुत डिफरेंट सी इक्वेशन है, लेकिन आप देखेंगे एक अंडर अ प्रोसीजर जब भी हम किसी भी फिज़िकल सिस्टम पर इसको अप्लाई करेंगे तो इससे हासिल होने वाली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फोर्स के थ्रू जब हम जाएँ तो तब हासिल होती है। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी सिस्टम की यूनिक होती है। हाँ, वहाँ तक पहुँचने का मेथड डिफरेंट हो सकता है लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा यूनिक होगी। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं एग्जांपल पे। तो हम टर्म बाय टर्म इसको लिख लेते हैं इस तरह से, और इसमें आप देखें जो टर्म मैंने रेड की है ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। दिस इज़ इक्वल टू द जनरलाइज्ड फोर्स कैपिटल क्यू आई। तो ये जो एक्सप्रेशन बना ये डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे बन गया। इसको हम इक्वेशन 1 कह के भी छोड़ देते हैं। तो आप कंसिडर करें ये डेरिवेटिव जो मैंने लिखा, ये बेसिकली मैंने ये जो टर्म जिसका टाइम डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ ये मैंने अलग से उठाई है। मैं बनाना चाहता हूँ ये ग्रीन टर्म जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, मैं ये ग्रीन टर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो इस ग्रीन टर्म में आप देख रहे हैं एक्स जे पे 2 डॉट्स हैं, जबकि यहाँ एक्स जे पर 1 डॉट है। वो एक इसलिए है क्योंकि ये एक टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो इस पर 2 डॉट आ जाएंगे। तो मैं अभी इस डेरिवेटिव को अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ एक प्रोडक्ट रूल में लगाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए पहले डेरिवेटिव होगा ये एम जे एक्स जे डॉट का ये, और सेकंड जो ये टर्म्स हैं ये एज इट। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल है जो हम लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से किस तरह से किसी डायनामिकल सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए हम यहाँ रख रहे हैं आपके सामने। तो ये है मैथ स्प्रिंग सिस्टम इन 1 डायमेंशंस।
ये बड़ा फेमस है मैथ स्प्रिंग सिस्टम है हॉरिजॉन्टल, जो एक फ्रिक्शन लेस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। m इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक एंड x इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो x के थ्रू होगा और x ही हमारा वेरिएबल होगा यहाँ पर। तो हम स्टेप वाइज अगर चलें तो लग्रांजियन बनाते हैं सबसे पहले। तो लग्रांजियन कैसे बनेगा? इट इज़ t माइनस वी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। v की जगह हम x डॉट लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम की वो हाफ kx² होती है। तो ये आप अपने बेसिक मैकेनिक्स और फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक FSE में। तो ये हमारे पास आ गया लग्रांज फंक्शन। अब इस लग्रांज फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहाँ कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। एक बात ध्यान में रखें, यहाँ qi जो आपका वेरिएबल है वो x है, क्योंकि x ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है यहाँ। सो डू द डेरिवेटिव्स। पहले मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन ऑफ मोशन में l को पुट नहीं कर रहा, बल्कि पहले ये डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड कर रहा हूँ। तो पार्शियल l ओवर पार्शियल qi डॉट, जब हम करेंगे qi डॉट मीन x डॉट। तो आप देखें यहाँ x डॉट का डेरिवेटिव लें लग्रांज फंक्शन का, तो क्या आता है? फर्स्ट टर्म में ये पावर रूल लगेगा, ये 2 आएगा तो 2 ये हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो mx डॉट ही रह जाता है हमारे पास। और यहाँ x डॉट है ही नहीं, तो ये सारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा? mx डॉट। दिस इज़ mx डॉट। और फिर चूंकि लग्रांज इक्वेशन में पार्शियल l ओवर पार्शियल qi डॉट का फिर टाइम डेरिवेटिव भी है, तो मैं जब इसका फिर एक और बार टाइम डेरिवेटिव भी लेता हूँ तो यहाँ x पर डबल डॉट आ जाएगा, mx डबल डॉट। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव पे चलें। ये सेकंड डेरिवेटिव जो सेकंड टर्म है उसमें डेरिवेटिव है पार्शियल l ओवर पार्शियल qi इज़ द पोजीशन एंड qi डॉट इज़ द वेलोसिटी। तो qi पोजीशन के विद रिस्पेक्ट हम जब डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ देखिए तो पोजीशन qi है यानी x, तो x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x नहीं है बल्कि x डॉट इज़ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का पोजीशन डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया। लेकिन जब यहाँ x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 इस हाफ से कैंसिल होगा, kx आपके पास रह गया। तो माइनस kx हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्शियल l ओवर पार्शियल qi का मतलब x है यहाँ पर, तो वो हमारे पास माइनस kx आ गया। अब एक ये और एक ये टर्म हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दिस लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इस टर्म की जगह mx डबल डॉट माइनस इस टर्म की जगह माइनस kx, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। अगर आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन अपने बेसिक एलिमेंट्री मैकेनिक्स में देखी हो मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, यही इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ भी अपीयर होती है। तो लेकिन मेथड यहाँ डिफरेंट था। यहाँ हम लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू गए हैं और वहाँ आप फोर्स के थ्रू जाते हैं। देयर इज़ अनदर एग्जांपल टू use the Lagrange equation of motion, which is the example of the simple pendulum. Simple pendulum we already discussed it in the degrees of freedom article. We solve it step by step. In the first step हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं वो एक है यहाँ पर, और वो है थीटा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से थीटा है, क्योंकि हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। वैसे तो ये XY प्लेन में है, लेकिन हम कार्टेशियन सिस्टम से पोलर में ले जाएंगे तो ये x और y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ थीटा। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी कार्टेशियन में हम देखें तो हाफ mv² होता है। तो आप सोच रहे होंगे v² की जगह ये क्या चीज़ है? तो v बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर है, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे वेलोसिटी वेक्टर का, तो वो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट इज़ माइनस mgy। आपको पता है mgh होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये mgh, h की जगह y क्यों आया और ये माइनस क्यों है? आप डायग्राम में देखें, हमने ओरिजिन जो है वो यहाँ टॉप पे लिया हुआ है, तो जो डाउनवर्ड डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। इस वजह से ये हाइट जो है वो डाउनवर्ड माइनस y ली गई है विद रिस्पेक्ट टू o। थर्ड स्टेप ये है कि हम यहाँ x और y जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास ये रिलेशन है x इज इक्वल टू L साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू L कोस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये x और y, क्योंकि एंगल थीटा जो है वो y एक्सिस के साथ बनाया गया है, तो फिर कोस वाला कंपोनेंट y के साथ आएगा और साइन वाला जो कंपोनेंट है वो x के साथ आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है।
तो चूँकि हमें यहाँ एक्स डॉट का स्क्वायर और वाई डॉट का स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं इस एक्स का टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ। तो क्या बनेगा, आपको पता है लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ कांस्टेंट, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होगा और फिर थीटा का टाइम डेरिवेटिव होगा थीटा डॉट। इसी तरह जब वाई डॉट करेंगे तो फिर एल कांस्टेंट रहेगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का डेरिवेटिव होगा थीटा डॉट। प्रीवियस इक्वेशन 3 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब हम कंसिडर करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं हाफ है एम जे फॉर द जेथ पार्टिकल, और वी वेलोसिटी जो है वो आपको पता है एक्स डॉट को हम वेलोसिटी कह रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स जे डॉट स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। तो ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। हम बेसिकली इक्वेशन 3 की कुछ टर्म्स बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी का जब क्यू आई डॉट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो आप देखेंगे कि दिस विल बी, ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर साथ ही एक्स जे का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का क्यू आई डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ यहाँ। तो क्यू आई डॉट के बाद क्यू आई डेरिवेटिव, तो ये भी उसी तरह से होगा कि आपके पास यहाँ ये डेरिवेटिव होगा, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव होगा तो फिर ये टर्म बनेगी। तो ये इक्वेशन 1 और 2 जो है ये इक्वेशन 3 में हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 में आप देख लें, मैंने इक्वेशन 3 को दोबारा से लिखा है, ये इक्वेशन 3 है आपकी। तो इस इक्वेशन 3 में आप ये देखिए कि ये जो टर्म है जो ग्रीन की हुई है मैंने, ये इस इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड के इक्वल है, और जो टर्म मैंने यहाँ पर ये ब्लू की हुई है ये टर्म जो है वो इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के इक्वल है। वो इस तरह से कि डी एक्स जे और डी टी को एक्स जे डॉट लिख लें आप, यहाँ एक्स जे डॉट लिखा हुआ है तो ये पूरा एक्स जे डॉट बना दें, तो फिर ये टर्म सारी की सारी इसके इक्वल आ जाती है। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 3 में जब पुट करूँगा तो फिर ये टर्म जो ग्रीन है इसकी जगह पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू आई डॉट आ जाएगा, ये दिस वन, और ये जो टर्म है ये सारी ब्लू इसकी जगह पर पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक कोऑर्डिनेट्स x हैं और एक q हैं। तो हम x कोऑर्डिनेट्स को अगर ओल्ड